हेलो फ्रेंड्स, आज आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ी भाषा की ये चौथी क्लास है और पीछे आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन शो हो रहा होगा। जिन किसी को भी ये क्लास अगर ज्वाइन करनी हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 15 लोगों की एक बैच चाहिए। अब आगे हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो छत्तीसगढ़ी भाषा पे थी। ठीक है, आज चौथा लेक्चर है। हम लोग ने छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उत्थान। आज की जो मैगजीन है उत्थान, आलोक, शिक्षा और महाकौशल। उत्थान, आलोक, शिक्षा और महाकौशल, ये चार जो मैगजीन है उस पे बात करेंगे। ठीक है, उत्थान सबसे पहले जो उत्थान मैगजीन था उस पे बात कर लेते हैं। उत्थान मैगजीन जो है वो रायपुर से पब्लिश हुई थी। उत्थान मैगजीन जो है वो रायपुर से पब्लिश हुई थी और इसको सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा पब्लिश किया गया था। उत्थान मैगजीन सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा रायपुर से ये मंथली मैगजीन पब्लिश हुई थी, जो 1937 तक चली। मंथली मैगजीन थी। उसके बाद बात करते हैं आलोक पे। आलोक भी एक मैगजीन है जो रायपुर से पब्लिश होती थी, सेम डेट 1935। इसको कौन निकालते थे? केशव प्रसाद वर्मा जी और स्वराज प्रसाद द्विवेदी जी। यह पत्रिका अल्पकालीन या अल्पजीवी रही। इसका मतलब ये है कि ये जो मैगजीन थी ये बहुत कम समय के लिए चली। ये जो मैगजीन थी ये बहुत कम समय के लिए चली थी। ये जो मैगजीन थी बहुत कम समय के लिए, अल्पावधि के लिए था। ये अल्पावधि के लिए। अब अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगला जो स्लाइड है उसमें बात किया जाता है शिक्षा और महाकौशल। शिक्षा नामक जो मैगजीन है वो पटेरिया बुक डिपो रायपुर, मतलब रायपुर से छपता था। केशव प्रसाद वर्मा जी इनके संपादन करता थे। ये मासिक मैगजीन थी। तो शिक्षा का प्रकाशन केशव प्रसाद वर्मा जी ने किया है। महाकौशल महाकौशल नामक जो मैगजीन थी ये छत्तीसगढ़ की पहली वीकली मैगजीन होती है, साप्ताहिक मैगजीन होती है, जिसका प्रकाशन पहले नागपुर से होता था। बाद में पंडित रविशंकर और इनके जो संपादन करता थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। नागपुर से पब्लिश होता था, वीकली मैगजीन था। लेकिन धीरे धीरे 1951 के आसपास ये दैनिक समाचार पत्र हो गया। दैनिक समाचार पत्र हो जाता है। मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की पहली साप्ताहिक मैगजीन कौन थी, तो वो मैगजीन थी आपकी महाकौशल। वो मैगजीन थी आपकी क्या? वो मैगजीन थी आपकी महाकौशल। एक बार मिटा देता हूं सबको। वो मैगजीन थी आपकी महाकौशल। वो मैगजीन थी आपकी, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, महाकौशल। क्या थी भाई? ये साप्ताहिक वीकली मैगजीन थी, साथ ही साथ डेली मैगजीन भी बन जाता है। ये डेली मैगजीन भी बन जाता है बाद में। ठीक है, तो उत्थान, आलोक, शिक्षा और महाकौशल, इनमें जो सेम चीज है वो सेम चीज है डेट। सब 1935 को पब्लिश हुए थे। सब 1935 को पब्लिश हुए थे। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो स्लाइड है वो स्लाइड है तुम्हारा छत्तीसगढ़ी जनौला। छत्तीसगढ़ी जनौला पे है अगला हमारा स्लाइड। छत्तीसगढ़ी जनौला पे। तो छत्तीसगढ़ जनौला में हमारे पास क्या क्या है भाई, देखते हैं। पर्रा भर लाई आकाश मां बगराई। इसका मतलब होता है पर्रा भर लाई, इसका मतलब होता है तारा। तारा या जोगनी, यहाँ पे ये तारा है। ठीक है। बीच तरिया मां कंचन थारी। बीच तरिया में कंचन थारी बोला जाता है पुरैन पत्ता को। पुरैन पत्ता वही पत्ता है जिससे शायद सिंघाड़ा निकाला जाता है। पुरैन पत्ता जो है वो तालाबों में पाया जाता है, कुछ ऐसा टाइप का रहता है और इस पे मोम की वैक्स टाइप की परत रहती है, जिसके कारण से इसमें पानी ठहरता नहीं है और ये इसी को बोला जाता है। ये पानी के अंदर ऐसे रहता है, ये ऊपर में सिर्फ पत्ता ही रहेगा, ऐसा लगता है जैसे थाली टाइप का है। कंचन थाली का मतलब, कंचन मतलब क्या होता है? सोना या चांदी। तो कंचन थाली का मतलब ये होता है पुरैन पत्ता। पुरैन पत्ता क्या होता है? कमल खिलते हैं इस पे। ठीक है, क्या होते हैं? कमल खिलते हैं इस पे। कमल इस पे खिलता है।
अब अगला बात कर लेते हैं मोर। अगला पहले मिटा देता हूं फिर बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मोर ममा के 900 गाय, रात चरे दिन बढ़ जाए। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी तारागण होता है। रात को क्या होते हैं? रात को ये आते हैं और दिन को क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अगला है खटिया गाथे तान बितान, दू सुतैया 22 कान। इसका मतलब क्या? खटिया गाथे तान बितान, मतलब खटिया मतलब पलंग, दू सुतैया 22 कान, दो सोने वाले हैं जिसके 22 कान है। 22 कान कैसे हुए भैया? रावण, रावण के कितने सर थे? 10 सर थे। और एक सर में एक सर में कितने कान होते हैं? दो, तो 10 सर के 20 कान। फिर आ जाती है मंदोदरी। मंदोदरी इकलौती है। अब इसके कितने हो गए? 2 कान। अब दोनों को जोड़ो, 22 कान। दोनों को ही पलंग में सोए हैं। रावण के 20 कान, मंदोदरी के 22 कान। यही बताया जा रहा है यहाँ पे, यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि 22 कान कैसे हुए, यही बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक, तो जनौला के बाद अगला स्लाइड जाते हैं मुहावरे पे। अगला स्लाइड हमारा मुहावरा या खाना है यहाँ पे। तेली के तेल हेता पहाड़ ला नहीं पोते। इसका मतलब क्या होता है भाई? अधिकता का अपेक्षा नहीं करना, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें अगर किसी के पास हो जाती है तो अननेसेसरी उसको खत्म नहीं करना चाहिए। दूसरा है थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा। इसका मतलब होता है अनावश्यक बातें नहीं करना या अनावश्यक ज्ञान की बात ना करना। थोड़े के झांझ बहुते के मंजीरा को अपन बोल सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए। ये हिंदी का मुहावरा है या कहावत है, लोकोक्ति है, जिसका यही है मीनिंग, थोड़े के झांझ बहुत के मंजीरा। थोड़े के झांझ बहुत के मंजीरा, यही है वो, यही है वो। ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं तुम्हारा, इसको मिटा देता हूं पहले। अगला है दिया भर तेल नहीं मेछा भर आतर तेल। यहाँ पे लिखा है दिया भर तेल नहीं, दिया भर तेल नहीं मेछा भर आतर तेल। मतलब दिया जलाने के तेल नहीं है और मुंज को ऐंठने के लिए अनावश्यक तेल। इसका मतलब होता है अनावश्यक खर्चा। अगला जो टॉपिक है वो है दू बेटा राम के कौड़ी ना काम के। इसका मतलब है पुत्र सुख से वंचित रहना। इसका मतलब ये है कि दो बेटे हैं, इसका मतलब बेटे होने के बावजूद भी बेटे का सुख न मिलना, यही कहलाता है दू बेटा राम के कौड़ी ना काम के। अगले स्लाइड पे अपन बात कर लेते हैं और ये हमारा मुहावरा है। मुहावरे पे चलते हैं। सबसे पहले लौठी अटियाना, मतलब किसी को मारने के लिए तैयार रहना, किसी को मारने के लिए तैयार रहना, ये कहलाता है आपका लौठी। लौठी का मतलब होता है लाठी। लौठी छत्तीसगढ़ी वर्ड है, इसका मतलब होता है लाठी या स्टिक, छड़ी। दूसरा है लौठी मां तेल छुपाना, मतलब किसी को मारने के लिए अवसर ढूंढना या बदला लेने के लिए अवसर ढूंढना। लौठी का मतलब फिर से बता रहा हूं मैं, लौठी का मतलब होता है लकड़ी, लाठी, स्टिक। अगला जो टॉपिक है वो है लकड़हा डबरा में। ये यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पे बाद में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। लड़ेर लड़ेर के खाना, लड़ेर लड़ेर के खाना मतलब क्या होता है? रूखा सूखा जो भी मिलता है उसको खाना, उसको बोलते हैं लड़ेर लड़ेर के खाना। उसको क्या बोलते हैं? लड़ेर लड़ेर के खाना बोल दिया जाता है। अब अगले स्लाइड पे बात करते हैं। अगला जो हमारा स्लाइड है वो, अगले स्लाइड पे बात कर रहे हैं हम लोग। अगला स्लाइड है हमारा जनौला। अगला स्लाइड हमारा है जनौला। जनौला में लिखा गया है पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई। आकाश, आकाश मतलब होता है आकाश। पर्रा भर लाई का मतलब होता है तारे, तो इसका मतलब होता है तारागण। बीच थरिया में कंचन थारी। बीच थरिया में कंचन थारी का मतलब ये होता है पुरैन पत्ता। इसका मतलब क्या होता है? पुरैन पत्ता। पुरैन पत्ता होता है इसका मतलब। पुरैन पत्ता कैसा होता है भाई? पुरैन पत्ता जो रहता है वो कमल की तरह रहता है। सॉरी, कमल इसी पे होता है, ये तालाब में होते हैं, जिसपे वैक्स लगा रहता है और जिसके कारण इस पे पानी नहीं ठहरता। इसी कारण से चांदी या सोने के थाली के टाइप का दिखता है। पुरैन पत्ता में कमल होता है, सिंघाड़ा इसी के नीचे होता है, तो वही पुरैन पत्ता है ये। पुरैन पत्ता ऊपर से ऐसे कुछ दिखता है पानी में तैरते हुए।
अब है मोर ममा के 900 गाय, रात चरे दिन बढ़ जाए। इसका मतलब होता है तारागण। इसका मतलब क्या होता है? तारागण। रात होते ही आ जाते हैं ना। खटिया गांथे तान बिता दू सुतैया बायसन। ये स्लाइड डबल रिपीट हो गया है। ये स्लाइड डबल रिपीट हो गया है। ठीक है। तो खटिया गांथे तान बितान दू सुतैया बाईस खान का मतलब रावण और मंदोदरी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आप लोगों को। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पहला जो शब्द है वो तखत। तखत का मतलब होता है बाजवट। बाजवट का मतलब बोल सकते हैं बड़ा पलंग। बड़ा वाला जो पलंग रहता है ना, जो पूरी तरीके से लकड़ी से बना रहता है अच्छे से, उसको बोल देते हैं बाजवट छत्तीसगढ़ में। तख्ता, तख्ता मतलब श्याम पट। श्याम पट का मतलब क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। तरकी, कान में पहनने वाले गहने को तरकी बोला जाता है। तर, तर का मतलब होता है गीला। तर का मतलब क्या होता है? गीला होता है। तर का मतलब होता है गीला। अगले स्लाइड पे अगर बात कर लेते हैं, अगला स्लाइड हमारा एस ऑलवेज, हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं हैं, जिनमें सबसे पहली रचना है हमारे डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त, जिनको बरसैया के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जो लिखा है उनका नाम है छत्तीसगढ़ का साहित्य और उसके साहित्यकार। आईएमपी है ये। छत्तीसगढ़ का साहित्य और उसके साहित्यकार किसने लिखा है? गंगा प्रसाद गुप्त, बरसैया जिनको बोला जाता है। अगले जो लेखक है हमारे वो है गिरवर दास वैष्णव। गिरवर दास वैष्णव जी ने छत्तीसगढ़ी सुराज नामक एक मैगजीन लिखी थी, जिसको छत्तीसगढ़ी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखा गया छत्तीसगढ़ी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। 1939 में कांग्रेस की मीटिंग होती है त्रिपुरी नामक जगह पे। त्रिपुरी नामक जगह पे होती है। त्रिपुरी नामक जगह है जो जबलपुर के पास में है। वहां पे इस मैगजीन को बांटा गया था। इस मैगजीन को बांटा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये जो छत्तीसगढ़ सुराज जो है, छत्तीसगढ़ सुराज किसके द्वारा लिखा गया है? छत्तीसगढ़ी जो सुराज है वो लिखा गया है गिरिवर दास वैष्णव द्वारा। छत्तीसगढ़ी सुराज को छत्तीसगढ़ का दर्पण भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? इसको दर्पण भी बोला जाता है। 1936 में ये पब्लिश हुई थी और 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन में इसको बांटा गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ का दर्पण बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जिससे छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 2019 प्री मेंस में कई बार आ चुका है। ये आईएमपी है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का पहला जो रचना है वो है श्यामा स्वप्न। पहली जो रचना है वो उनकी है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न में रात्रि के 4 पहरों के बारे में बात किया गया। रात्रि के 4 पहरों मतलब 4 टाइम के बारे में बात किया गया है श्यामा स्वप्न में। श्यामा स्वप्न में अगला जो लेक्चर टॉपिक है वो है प्रलय। प्रलय जो है महानदी में, महानदी में जब बाढ़ आ जाती है, महानदी में जब बाढ़ आ जाती है उसके कारण से शिवरी नारायण और आसपास के जगह में जो तबाही मची थी, कब मची थी? 90s के 19वीं शताब्दी के आसपास है। प्रलय जो रचना है वो महानदी में जो बाढ़ आता है उसके कारण से शिवरी नारायण और शिवरी नारायण के आसपास में जो तहलका मचता है, जो तबाही होती है, जो विनाश होता है, उस पे ये नाम से स्पष्ट है प्रलय। प्रलय लिखा गया है। उसके बाद है हुक्के वाला का नाटक। उसके बाद ठाकुर साहब ने मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने महाकवि कालिदास के ऋतु संहार के भाषा का छंद में अनुवाद किया है। क्या किया गया है? छंद में अनुवाद किया गया है। छंद में अनुवाद किया गया है इसका। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ ऋतु संहार के बारे में। ऋतु संहार जो है महाकवि कालिदास की रचना ऋतु संहार का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। मेघदूत का किसने किया है? मेघदूत का किया है लोचन प्रसाद पांडे, सॉरी मुकुटधर पांडे ने किया है। मुकुटधर पांडे द्वारा मेघदूत का अनुवाद किया गया था। वैसे ही ऋतु संहार का अनुवाद जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे
डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया जी की रचना छत्तीसगढ़ का साहित्य और उनके साहित्यकार पढ़ लिए। गिरिवर दास वैष्णव जिसका जिन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ी स्वराज उसको पढ़ लिए, जिसको छत्तीसगढ़ का दर्पण भी बोला जाता है। अगला जो है ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने पढ़ लिया श्याम स्वप्न, रात्रि के चार प्रहरों के बारे में है। प्रलय जो है शिवरी नारायण में महानदी में बाढ़ आने के कारण से जो चीजें होती है, प्रलय होता है, उसी पे ये नाटक है प्रलय। उसके बाद बात करते हैं हुक्के वाले का नाटक और ऋतु संहार। अगला जो लास्ट स्लाइड है हमारा वो है महिला साहित्यकारों के बारे में, छत्तीसगढ़ में महिला साहित्यकारों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो महिला साहित्यकार है उनमें सबसे पहले है सत्यभामा आडिल, छत्तीसगढ़ी। सत्यभामा आडिल ने कौन कौन सी छत्तीसगढ़ी रचनाएं लिखी? उनमें से पहला है गोठ। गोठ का मतलब है हम लोग किसी से जब बात करते हैं तो ये जो शब्द होता है गोठ, गोठियाना, यार गोठियाना का मतलब होता है गोठ। तो गोठ नामक काव्य संग्रह की रचना की है। उसके बाद रतिहा पहागे, रतिहा मतलब रात, पहागे मतलब बीत गया, रात बीत गया, उस पर एक रचना बनाई गई है। तीसरा है ठीहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में रुकने के जगह को ठीहा बोल दिया जाता है, तो ठीहा नामक इनकी रचना हुई। फिर अगला है जनपदीय भाषा छत्तीसगढ़ी। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, सत्यभामा आडिल ने छत्तीसगढ़ में जो रचनाएं लिखी है उनमें गोठ, रथिया पहागे, ठीहा, जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी। इनकी हिंदी की भी रचनाएं हैं, लेकिन हिंदी की रचनाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएससी के लिए मैं पहले ही बता रहा हूं, वो ठेठ छत्तीसगढ़ी वाली रचनाएं पूछता है। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। नर्मदा की ओर निशब्द, सृजन द्वार की धोपरी, काला सूरज, पांच दशकों में से, मैं और मेरी कविता, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक, पहाड़ की ढलान तक, एक पुरुष, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग विवेचना, ये सारी चीजें तुम्हारे सत्यभामा आडिल जी की है। सत्यभामा आडिल जी की ये सारी रचनाएं हैं, सत्यभामा आडिल जी की ये पूरी रचनाएं हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिन किसी को भी क्लास अटेंड करना रहेगा वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। नीचे इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।